नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और कार्यक्रम है जिसमें आपको देश दुनिया में तमाम तरह की जो संभावनाएं युवा साथियों को मिलती हैं या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी अपने जो मन वांछित दिशा में जा सकते हैं, वो कार्यक्रम है शैक्षिक समागम, जिसमें हम एक विषय पर किसी विशेषज्ञ को बुलाते हैं और उस क्षेत्र के तमाम तरह की संभावनाओं की तलाश करते हैं। तो आज हमारे बीच जो हैं वो सैन्य सेवा से हैं, आर्म सर्विसेज यानी कि एयरफोर्स से आप हैं। और आप मार्कंडेय तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आप वायुसेना में एक सार्जेंट ऑफिसर के तौर पर आप एंट्री किया आपने, और लेकिन आप बहुत सारे अलग अलग पदों पर सेवाएं देते हुए लीगल ऑफिसर के तौर पर आप वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं। और सेवानिवृत्त सेवा से हुए हैं लेकिन कार्य से नहीं। उसके बाद एक और नए तरह की सर्विसेज आप सीधे तौर पर विधिक सेवाओं में आप काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे युवा साथी जो सैन्य सेवाओं में जाना चाहते हैं उनके लिए किस किस तरह से प्रॉस्पेक्ट हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या तैयारियां हैं और क्या बाधाएं आ सकती हैं जिनकी तैयारी आपको पहले करनी होगी। तो आप बताएं, पहले आप अपनी यात्रा बताएं कि आप कैसे सैन्य सेवाओं का आपने इरादा कैसे बनाया, आपने उसमें प्रवेश कैसे पाया और प्रवेश पाने के बाद निलंबी यात्रा आपने कैसे की। नमस्कार, आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काफ़ी जो है ना इस जगह से बिलोंग करता हूँ, गांव से, जहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी, न बिजली था, न रोड था, किसी तरह की सुविधा नहीं थी और न कोई मीडिया था जिससे हम समझ सकें कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। जो और बच्चे कर रहे थे, हम यही सोच रहे थे कि बीएससी करेंगे, उसके बाद से हम कहीं शिक्षक में लग जाएंगे, कि गाँव में यही प्राय कैरियर था पहले। लेकिन फिर भी मैं जब बीएससी में पढ़ रहा था तो मुझे वहाँ कुछ बच्चों से ये मिला, उन्होंने बताया कि एयरफोर्स में की वैकेंसी निकली है, और तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मैं चाहता भी था डिफेंस में जाना, मुझे अच्छा लगता था यूनिफॉर्म वगैरह, लेकिन ऐसी मुझे समझ में नहीं आती कि करना क्या, क्योंकि उसमें मीडिया था नहीं। तो एयरफोर्स में ज्वाइन किया एज ए एयरमैन, और मैंने जो है ना सभी पदों पर रहा। उसके बाद एज ए फ्लाइंग ऑफिसर मैं 2021 अक्टूबर में मैं रिटायर हुआ हूँ, और अभी मैं यहाँ हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ये कैरियर है मेरा, अभी अपना आज तक का सफ़र यही है। तो ये जो सफ़र आपने बताया अपने जीवन का, ऐसा सफ़र हमारे देश के बहुत बड़ी तादाद में युवा जीना चाहते हैं, इसे सफ़र से निकलना चाहते हैं। इसीलिए उनको प्रतीक्षा रहती है कि अखबार में एक विज्ञापन निकलेगा और सेना में भर्ती की सूचना प्राप्त होगी और वो आवेदन करके उसकी परीक्षा की प्रक्रिया में आगे जाएंगे। इस बीच में और भी अग्निवीर जैसे इनिशिएटिव भी भारत सरकार ने लिए हैं, उसमें भी बहुत से युवा साथी जा रहे हैं, अलग अलग चर्चाएं होती हैं। लेकिन हम समझना चाहते हैं कि सैन्य सेवाएं या आर्म फोर्सेस के अलावा अन्य जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें भी सेवाएं हैं, क्या क्या तैयारी, क्या अपेक्षा होती है एक जब चयन किया जाता है एक सैनिक का। मैं प्रथम रूप से भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अग्निवीर योजना उन्होंने लाई है, एक बहुत अच्छी योजना है। और इंडिया ही नहीं, आज अभी तक लगभग 28 कंट्री है जो बेसिक शिक्षा, जो 4 महीने से लेकर के 2 साल 3 साल तक की शिक्षाएं देती है मिलिट्री में कंपलसरी ट्रेनिंग। जैसे रसिया है, ये थाईलैंड है, सिंगापुर है, और इजराइल है, और बहुत सी कंट्री है, मतलब टोटल 28 कंट्री जो मुझे ज्ञान है मैं बता रहा हूँ। तो इसकी शुरुआत भारत सरकार ने की है, तो ये बहुत अच्छी बात है, जिसमें 4 साल की नौकरी है। 4 साल में भी आपको लगभग 30 से 40 हज़ार सैलरी, इनिशियल में 30 हज़ार देंगे, फिर बढ़ाते जाएंगे और 40 हज़ार लास्ट में होगा। तो लगभग मुझे आशा है कि 12 से 15 लाख रुपया गवर्नमेंट से लेंगे आप, और गवर्नमेंट आपको एक ट्रेनिंग देगी जो एक सुदृढ़ और सुशिक्षित और ट्रेंड नागरिक आप बनेंगे, एक डिसिप्लिन सोल्जर बनेंगे, और उसमें से 25% लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा, ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। उसमें बचेंगे 75%, तो एक ट्रेंड स्किल्ड पावर मैन पावर होगा, जो आप कहीं जाके कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके सिवा यदि आप वहाँ नहीं हुआ तो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसमें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है और एसएसबी है, बहुत तरह के हैं जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ एक आपके पास स्किल्ड होगा जिस बेसिस पर आप जो है ना अपनी लाइफ को, करियर को बना सकते हैं। तो इसलिए एक बहुत अच्छी योजना है। लेकिन
यहाँ क्या है कि एक तरह की जो है ना राजनीति है, जिस आधार से लोग उसके शिकार हो जाते हैं। हाँ, शिकार हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मूल बात एक और कि बहुत से युवा साथी जिनके कद अच्छे होते हैं वो सोचते हैं कि बस इतना पर्याप्त है और कुछ नहीं करना, सिर्फ रेटिंग एग्ज़ाम पास करना है और हम निकल जाएंगे। बहुत से ऐसे सोचते हैं कि उनकी फाइटिंग स्पिरिट अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, इसलिए निकल जाएंगे। लेकिन मानक क्या क्या हैं, ताकि माइन्यूट लेवल पर जो लोग बहुत से ऐसे मिलते हैं कि कुछ एक छोटी सी खामी हुई, बाकी सब ठीक था इसलिए रिजेक्ट हो गए, तो थोड़ा बताएं कि क्या क्या मानदंड हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि डिफेंस में आने के लिए आपको मनसा, कर्मणा और वाचा, मन से, कर्म से और वचन से, तीनों से आपको तैयार रहना पड़ेगा। कहीं भी लैगिंग करेंगे तो आप डिफेंस के लायक नहीं हैं। उसके बाद से मेंटली, फिजिकली दोनों फिट होना चाहिए। फिजिकल में क्या है, हम सोचते हैं कि अरे ये तो दिख रहा है बहुत ताज़ा, फिट है, हट कट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हट्ठा ज़्यादा कट्ठा की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या है, बेसिक है, क्या है बेसिक में आपको हाइट, ऑफिसर्स के लिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर की जरूरत है और नीचे वालों के लिए मिनिमम 152.5 की जरूरत है। तो इतना तो आपको चाहिए, इससे नीचे नहीं। हाइट का दूसरा मानक है कि बहुत लोगों की पैर के नी जो है ना नॉकिंग होती है, जो टच होता है, वो नहीं चाहिए। दूसरा है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट होगा तो उसको दौड़ने में दिक्कत होगी, मूवमेंट जो है ना स्लो होंगे। तीसरा है आँख का कलर परसेप्शन होता है, जो बहुत लोगों के जो है ना रंग पहचान नहीं पाते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। हाथ जो है ना बहुत लोगों का टेढ़ा होता है, जो उसका सीधा होना कि इतना डिग्री तक परमिटेड है। तो ये बेसिक चीज़ है। तो पहला तो इतना आप देख लीजिए कि भाई यदि आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो ये चीज़ें आप पहले ही चेक कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें। क्योंकि मैं सिलेक्शन बोर्ड में रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि छोटी छोटी चीज़ों पर बच्चों को जो है ना मेडिकल में जाना पड़ता है और लास्ट में सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये करना होगा पहला। उसके बाद से जो 12th तक यदि एनडीए के थ्रू जाना चाहते हैं तो 12th तक की तैयारी जो है ना आपको पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो यदि एनडीए में आप अप्लाई करते हैं तो 12th के पास के बाद 16.5 से 19.5 तक उम्र होनी चाहिए। इसके बीच आप अप्लाई कर सकते हैं और साल में एक बार वैकेंसी होती है। उसका ऑल ओवर इंडिया में यूपीएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। तो तीनों सेनाओं में, एयरफोर्स में 4 जगह जो है ना सिलेक्शन बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जिसमें आपको देहरादून है, वाराणसी है, मैसूर है और गांधीनगर। उसी तरह आर्मी का भी है, वाराणसी में है और 2-3 जगह है, 3 जगह शायद आर्मी का है, और नेवी का भी 3 जगह है जहाँ एसएसबी कंडक्ट किया जाता है। एसएसबी का जो प्रोसीजर है टोटल 5 डेज का होता है। उसका फर्स्ट स्टेप होता है स्क्रीनिंग। जाते ही एक तरह की स्क्रीनिंग होती है, बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, मल्टीपल चॉइस। यदि आपने क्लियर कर लिया तो दूसरे दिन से स्टेज चालू होता है। उसमें फिजिकल फिटनेस है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, काफ़ी हर्डल्स के टेस्ट अलग अलग लोग जो है ना उसका टेस्ट करते हैं। जब वह टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो फिर इंटरव्यू होता है। आप यदि इंटरव्यू में रिकमेंड हो गए फिर आपको मेडिकल में जाना होगा। मेडिकली फिट हो गए फिर मेरिट तैयार होता है। मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है एनडीए में। जितनी भी भर्तियां होंगी उतनी ही भर्तियां ले ली जाएंगी। तो ये सब इसलिए किया जाता है कि वो सैनिक जो हमारी सुरक्षा के लिए दायित्व से जुड़ा हुआ है वो खुद सेहतमंद हो, वो खुद तैयार हो, खुद निर्णय निर्माण की क्षमता उसके अंदर हो और वो विभिन्न परिस्थितियों में एकोमोडेट कर सके, अपने आप को ढाल सके। ये उसके अंदर योग्यता अपरिहार्य है। और साथ में ये भी है कि उसकी जो शिक्षा है वो भी कोई पॉलिसी बनाते समय जब आप कोई रणनीति बनाते हैं युद्ध की, भले ही छोटी टुकड़ी हो, लेकिन अगर नेतृत्व करता है तो उसको अपने निर्णय भी करने पड़ते हैं, भले ही पीछे से आपको एक पॉलिसी मिली हो। तो हर तरह की सर्कमस्टांसेस के लिए आप तैयार हों, ऐसा सैनिक चाहिए। तो अब जो लोग आर्म फोर्सेस में ना हो पाएँ उनके लिए क्या अवसर दिखते हैं आपको? हाँ, ये है कि आर्म फोर्सेस का सिलेक्शन जो प्रोसीजर है और जो उसमें ये है कि उसमें किसी तरह की ढील नहीं है। जो भी चाहिए वो होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जैसे सिविल सर्विसेज में है कि वहाँ थोड़ा फिजिकली डिसेबल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो काम करने लायक होना चाहिए ऑफिस में। लेकिन यहाँ नहीं है, आपको फिजिकली के साथ साथ मेंटल दोनों होना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं। डिफरेंट प्लेस में, डिफरेंट क्लाइमेट में आपको -डिग्री टेम्परेचर में भी काम करना होता है, कहीं जो है ना 50 डिग्री टेम्परेचर में भी राजस्थान में रहना पड़ता है। तो आप उसके लिए मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तैयार हों तभी हो सकता है।
तो मेरा कहना है कि यदि आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाता है तो उसके सिवा भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। जैसे पैरा मिलिट्री फोर्सेस है, SSB है, आपको BSF है, जब केंद्रीय पुलिस बल है, CRPF, हाँ CRPF है, आपको CISF है, बहुत तरह के हैं। उसके बाद भी और सिक्योरिटी हैं, RAF है, ऐसे बहुत तरह के हैं जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो पैरामीटर है इतना स्ट्रांग नहीं है जितना डिफेंस का है। आर्म फोर्सेस का जो है ना पैरामीटर्स काफ़ी जो है ना हाई है। उसमें यदि नहीं हो पाता है तो इसमें संभावना है कि आपका हो जाए। यदि उसमें नहीं होता है तो अग्निवीर के थ्रू यदि आपकी ट्रेनिंग हो रही है तो आप एक स्किल्ड और स्ट्रांग नागरिक वहाँ से आ रहे हैं तो सर्टेनली आपका कैरियर जो है ना और लोगों से बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ आप एक फिजिकली फिट और मेंटली भी फिट, जहाँ आप जो है ना एक स्किल्ड शिक्षा प्राप्त करके आ रहे हैं तो सर्टेनली आपका जो है ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। बहुत से साथी कभी सिलेक्शन नहीं होता है तो निराश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया अभी बहुत है, संभावनाएं बहुत हैं। कोशिशें आप जारी रखें और आपकी यात्रा निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंचेगी। मुमकिन है आपके प्रारब्ध में कुछ और हो, इसलिए ईश्वर ने आपके कोई कमी दी होगी तो कोई बल भी दिया होगा, कोई गुण भी दिया होगा, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। बातें अभी और सी हैं, जानेंगे कि आगे इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी ऐसे जो मानस बनाकर आए हैं कि वो सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करेंगे तो क्या वहाँ संभावनाएं हैं और उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा अंतराल के बाद जल्द लौटते हैं और रेडियो जय घोष में शैक्षिक समागम में बात करते हैं मार्कंडेय तिवारी जी से। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और साथ में ये कार्यक्रम है शैक्षिक समागम और विशेषज्ञ हैं हमारे जो सैन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त होकर के अभी आप विधिक सेवाओं में काम कर रहे हैं। आप हैं मार्कंडेय तिवारी जी। हम आपने वायुसेना में सेवाएं दी हैं, लेकिन उसके साथ में आपका अनुभव है और आपको ने बताया कि किस किस तरह से आप अपनी तैयारियां करें ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। और अगर कोई शारीरिक कमी पहले से है तो आपके सपने में थोड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी, इसलिए कि आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका पैसा और आपका मानसिक तनाव बिल्कुल न होने पाए। आप जो ईश्वर ने दिया है, जो आपके पास स्किल्स हैं, उन सब का तालमेल मिलाकर जो आप सीख सकते हैं वो सीख कर आप हासिल करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कारोबार की दुनिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हर जगह एक सिक्योरिटी ऑफिसर की भी ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, चाहे कोई बैंक हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। तो हर जगह इसी तरह की क्षमता वाले, इसी तरह की समझ वाले, कुछ कमियां हो सकती हैं लेकिन वहाँ ऐसे ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर थोड़ा सिस्टमेटिक इकोसिस्टम की ज़रूरत है। आपका अनुभव क्या है कि इसमें कहाँ कहाँ एकोमोडेशन हो सकता है? देखिए, सिक्योरिटी तो हर जगह चाहिए, इवन घर से लेकर के और बाहर तक। देश की सुरक्षा तो आर्म फोर्सेस तो देश की सुरक्षा करते हैं, बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, लेकिन उसके सिवा जितनी भी इंडस्ट्रियाँ आप देखते होंगे, CISF का जो है ना सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है ना होती है, जो जितने एयरपोर्ट पर लगी हुई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलमोस्ट ऑल एवरीवेयर जो है ना CISF लगाई जाती है। क्योंकि आजकल क्या है ना कि हर जगह मतलब इस तरह के लोग मिसक्रिएंट्स हैं सोसाइटी में जो आपके चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो उसे रोकने के लिए आपको सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट के सिवा प्राइवेट सेक्टर में भी कोई भी इंडस्ट्री आप लगाते हैं वहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इवन बैंक है या और तरह की जो भी हो, मतलब रेल है, हाँ रेल है, बस अड्डे हैं, जो भी है वहाँ इसकी आवश्यकता है। तो वहाँ भी हर डिपार्टमेंट में एक अधिकारी की ज़रूरत होती है। तो यदि आप अधिकारी से रिटायर्ड हुए हैं, जनरली जो एक्स सर्विसमैन हैं जो रिटायर होते हैं, तो वो लोग जो है एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर लग जाते हैं। हो ही जाता है कहीं ना कहीं उनका काम, क्योंकि अनुभव भी है, उनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग भी है। हाँ, तो ट्रेनिंग भी है, तो और उनको ले लिया जाता है और वो करते हैं। और यदि आप एज ए अग्निवीर रिटायर हुए हैं तो प्राथमिकता मिल जाएगी, तब तो और प्राथमिकता है आपकी, एज भी कम होगी। हाँ, क्योंकि उनको एक ट्रेंड आदमी मिल रहा है। इसलिए आप बैंकों में देखे होंगे ज़्यादा एक्स सर्विसमैन काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उनको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको जॉब दीजिए, वो अपना काम करने लगेंगे और लोगों से बेहतर करेंगे। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आज की युवा निराश ना हो कि हमारा आर्म फोर्सेस में नहीं हुआ, तो हम जो है ना सिविल डिपार्टमेंट में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत है। और जो राज्य की पुलिस है उसमें भी भर्तियां होती हैं और उनके मानक सेना के मानक से काफ़ी शिथिल होते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पर भी अच्छा सिपाही तभी तैयार होगा जब वो मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट होगा,
और जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसकी तैयारी आप करके उसमें भी भागीदारी कर सकते हैं। और इसके साथ में जो सैन्य सेवाएं हैं उसमें जो सेवा देने वाले हैं उनके लिए अर्ली रिटायरमेंट होती है, तो उनको भी समाज में आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। पूर्व सैनिक कल्याण निगम के ज़रिए बहुत से इंडस्ट्रीज़ में, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रीप्लेसमेंट की तरह से इनिशिएटिव लिया जाता है। और क्या क्या पर्सपेक्टिव से एजेंसीज़ का भी दौर बहुत है। सिक्योरिटी एजेंसीज अच्छी, जो वेल इक्विप्ड हों, जो अच्छी ट्रेंड हों, जिसमें अच्छी मैन पावर भी हो, उनकी बहुत ज़रूरत है। उसके बारे में क्या बताएं? सिक्योरिटी आप देखे होंगे काफ़ी जो एक्स सर्विस में लोग सिक्योरिटी का ये खोल रखे हैं, एजेंसी खोल रखे हैं, जिसके थ्रू जो है इंडस्ट्रियों में दिया जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जितने भी एक्स सर्विसमैन हमने जो देखा है कि बैंक में आप देखिए कि उसमें 15 से 20% एम्प्लॉई है ना रिटायर्ड लोग हैं, क्योंकि वो लोग ट्रेंड हैं और स्किल्ड हैं, तो उनको ले लिया जाता है। और डिसिप्लिन है, पहला डिसिप्लिन है कि समय से आना, समय से जाना, जो टास्क दिया गया उसको कंप्लीट करते हैं, वो जिम्मेदारी समझ के करते हैं। यदि मैंने देखा था वहाँ एक चल रहा था मतलब उनका मीटिंग था, उसमें मैं भी गया था। बैंक के जोनल मैनेजर आए हुए थे, तो उन्होंने उनके साथ जो अधिकारी थे 2-3, वो भी एयरफोर्स के रिटायर्ड लोग थे, तो उन्होंने बोला कि दे आर द बैकबोन ऑफ दिस आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे जो ना उस समय मतलब आज 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो कहते थे कि हमें एयरफोर्स का आदमी केवल रिटन क्वालिफाई करे, इंटरव्यू की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि वो बेसिक नीड है। रिटन क्वालिफाई कर लिया तो हम उससे कुछ पूछते नहीं हैं, बस तुम आ जाओ। तो सेवा अपने आप में प्रमाण। हाँ, तो ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस है, उन्होंने सर्विस काम किया है। और डिफेंस से रिटायरमेंट लोग लेने का पर्पज़ ये नहीं है कि हम अनफिट हैं। वहाँ क्या होता है कि काफ़ी ट्रांसफ़र होता रहता है, तो सेटलमेंट का इशू रहता है कि फैमिली कहाँ रहेगी, बच्चे रहेंगे। आजकल तो काफ़ी एकोमोडेशन और केंद्रीय विद्यालय खुल चुके हैं जिसमें बच्चों की पढ़ाई होती है। फिर भी अन्य सर्विस के सब अपेक्षा इस सर्विस में डिस्टर्बेंस बहुत है, क्योंकि कभी आप माइनस टेम्परेचर में जा रहे हैं, कभी 50 डिग्री टेम्परेचर में जा रहे हैं, संतुलन बनाना मुश्किल होता है। तो संतुलन बनाना मुश्किल होता है। तो लोग सोचते हैं कि हम जो है ना 20 साल की नौकरी जो बेसिक होती है, जो बॉन्ड बेसिक होता है, उसको करके हम कहीं सिविल में चलें और अपना, तो कोई सोचता है कि अरे यही ठीक है, क्योंकि वो एडजस्ट हो जाता है उसका माइंड, तो वही उसी में करता है और उसी में उसको खुशी महसूस होती है। लेकिन कुछ लोग 20 से 30% लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं और फिर सिविल में अपना अपॉर्चुनिटी दिखते हैं। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो या बैंक हो या किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब उनको मिल ही जाता है, या प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो अच्छा, उनकी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनको पहले जॉब दिया जाता है। शैक्षिक संस्थानों में भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है अमूमन उनको प्रेफर करते हैं कि सेना से सेवानिवृत्त हों या अर्ली रिटायरमेंट लेकर आए हुए हैं। तो ऐसे लोग चूँकि डिसिप्लिन होते हैं और दूसरों को डिसिप्लिन में रखना भी उन्हें आता है, तो और ऑनेस्टी के साथ अपने काम को निर्वाह करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सेवाओं की तैयारी करें और अगर आपको कहीं लगता है कि आपको परिवर्तन करना है तो जो सेवा में है वो परिवर्तन करके इन क्षेत्रों में भी आ सकते हैं। हम देखते हैं कि देश के तमाम विश्वविद्यालय हैं जिनके कुलपति ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं जो अलग अलग पदों पर उन्होंने उच्च स्तर पर सेवाएं दी हैं। वो डिसीजन मेकिंग अच्छे करते हैं, प्लानिंग अच्छी करते हैं, एग्जीक्यूशन के लिए जो रेगुलर फॉलोअप्स हैं वो बहुत प्रॉपरली करते हैं और टाइमिंग का बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको सीखना भी है अपने व्यक्तिगत जीवन में भी। और अगर आप ऐसी करियर में अपना संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए भी है। लेकिन ये ध्यान रखें कि सिर्फ सपना देखने से सपने पूरे नहीं होते। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आप कर्म करेंगे, फल आपको निश्चित प्राप्त होगा, लेकिन मानदंडों के साथ। चलते चलते हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपने अपनी सेवा के अनुभव में ऐसे कौन कौन से और अनुभव मिले हैं जो हमारे नए साथी जो इस सेवा के बारे में सपना पाल कर आ रहे हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है। कुछ ऐसे व्यावहारिक अनुभव। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपने डिफेंस ज्वाइन कर लिया तो आपको 100% समर्पण करना पड़ेगा उधर। अब वहाँ ये सोचें कि नहीं एक पैर इधर एक पैर उधर, वो नहीं चलेगा। आपको डिफेंस में जाना है तो डिसिप्लिन होना है, टाइम का बहुत ये फैक्टर है इसमें, समय से आपको पहुंचना है। तो मैं सलाह यही दूंगा कि आपने ज्वाइन किया है तो उसके प्रति जो है ना समर्पण दें, और जब नहीं आप कोऑपरेट कर पा रहे हैं तो आप अपना रिटायरमेंट ले लें और सिविल में आप चालू कर सकते हैं, क्योंकि एक स्किल्ड मैन पावर है आपके पास। और प्रायः देखा जाता है जो डिफेंस में ज्वाइन करता है तो क्योंकि ज्वाइन करने में ही वो यदि स्किल्ड है तभी वो उसको जॉब मिल पाती है, तो मिल पाती है तो वो आदमी और सोचता भी है कि हमें। लेकिन डिफेंस ज्वाइन करने के लिए एक चॉइस होना चाहिए। ज्वाइनिंग एज ए चॉइस
नॉट एज ए कैरी मतलब चांस कि अरे यार मिल गया हम नौकरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मन में लग रहा है कि हम आर्म फोर्सेस में जाएंगे, हमको अच्छा लग रहा है, तब आप अच्छा बेहतर करेंगे। और नहीं सोच रहे हैं कि अरे यार इधर भी हो जाए उधर भी हो जाए कुछ भी मिल जाए, तो उसमें आपको समटाइम्स मन नहीं लग सकता है। तो हम यही सलाह देंगे कि आप यदि मन बनाए हैं और तन आपका ठीक है तब आप डिफेंस ज्वाइन करें, तो सर्टेनली आपको ये मिलेगा। और जब आप डिफेंस में रहते हैं बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, क्योंकि आप जगह जगह जाते हैं, हर जगह के कल्चर, हर जगह का पानी, और वहाँ चीज़ें सीखते हैं, तो नेचुरली आप जहाँ रह रहे हैं उस लोकल से बेहतर तो हो ही जाते हैं। बिल्कुल। और आपके एडजस्टमेंट की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। एक चलते चलते प्रश्न और, कि बहुत से युवा साथी ये सोचते हैं कि उनकी जो प्रतिभाएं हैं, आजकल बहुमुखी प्रतिभा के धनी बच्चे देखने को मिल रहे हैं, तो उनका क्या होगा? क्या डिफेंस अगर ज्वाइन कर लिया तो क्या कोई अवसर उसमें मिलेगा, या डिफेंस की सर्विसेज करते हुए भी कोई पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकता है क्या? देखिए, पढ़ाई करना तो थोड़ा मुश्किल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एयरफोर्स में मैं था, वहाँ तो थोड़ी सी अलग बात है, वहाँ की मतलब जो इन्वायरमेंट अलग है, क्योंकि आपके काम के बाद आप घर में आ जाते हैं और आप फ्री रहते हैं, फिर तो शाम को अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आर्मी वगैरह में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको करियर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। डिस्टेंस एजुकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, डिस्टेंस एजुकेशन से आप शिक्षा ले सकते हैं और अपना बेहतर करियर उसमें भी आप बना सकते हैं। आप यदि एज ए जवान ज्वाइन किए हैं तो आप ऑफिसर बन सकते हैं, उसमें आप शिक्षा ले करके और बेहतर शिक्षा लेकर के और आप आगे बढ़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है, उसमें भी अपॉर्चुनिटी है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और किए हैं लोग। जैसे मैंने ही एयरफोर्स में ज्वाइन किया तो मैं 12 था, लेकिन बीएससी किया, एमए किया, लाइब्रेरी साइंस किया, फिर ये क्या कहते हैं एलएलबी किया, तो पढ़ाई करता रहा। तो उसका फल मुझे ये मिला कि मैं लीगल डिपार्टमेंट में चला गया और 15-16 साल हमने सेवाएं दी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद चेन्नई हाई कोर्ट, देन कैट, देन एएफटी, फिर बड़े बड़े मतलब कोर्ट में हमने अपने केस को ये रिप्रेजेंट किया है। और तो मैंने सोचा कि हमारे लिए बेहतर ही होगा कि अपना करियर जो है, यानी पर्याप्त संभावनाएं रहती हैं। हाँ, पर्याप्त ये है कि करने वाले का इरादा कैसा है, उसकी तैयारी कैसी है और लक्ष्य कितना बड़ा है। जो आप चाहेंगे आप कर सकते हैं, संभावनाएं हैं, अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है और इस दिशा में आपकी उपलब्धि भी होती है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए, और साथ में हमारे तमाम युवा साथियों को मार्गदर्शक के तौर पर बहुत से महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ जोड़ने के लिए। आप सुनते रहें रेडियो जय घोष, और यूं ही हमारे तमाम जो कार्यक्रम हैं वो आपको दिशा भी देते रहेंगे, आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय